सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि थोड़ा सा सिनारियो बैकग्राउंड थोड़ा चेंज कर दिया है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी लूज़ है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर में शक डायनेस्टी के बारे में, शक वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा चर्चा कर ली जाए, इस टाइप से पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल में हमने इसे दो भागों में विभक्त किया है। पहला भाग था ब्राह्मण शासक, दूसरा था विदेशी शासक। ब्राह्मण शासक वे शासक थे जो भारत के ही, उनका मूल निवास भारत ही था और यहीं के भूभागों को इन्होंने जीता और यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। ब्राह्मण शासकों के अंतर्गत हमने किन किन के बारे में पढ़ा, तो किन वंशों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में, हमने पढ़ा सातवाहन वंश के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं विदेशी शासकों के बारे में। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक कौन कौन आए थे और किन्होंने हमारे भारत पर साम्राज्य स्थापित किया था। विदेशी शासक अर्थात नाम से ही पता चल रहा है कि भाई भारत के, हमारे देशी शासक नहीं थे, विदेश के थे, मतलब भारतीय भूभागों से बाहर के लोग थे। ये भारत में आते हैं, भारत के भूभागों को जीतते हैं और यहाँ पे अपना शासन स्थापित करते हैं, इसीलिए इन्हें विदेशी शासकों के अंतर्गत रखा है। विदेशी शासकों में अब तक हमने हिंद यवन शासक को पढ़ लिया है, अर्थात हमने इंडो ग्रीक एम्परर के बारे में अध्ययन कर लिया, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट कर ली है, फैक्ट देख लिए हैं, हमारी तैयारी हो चुकी है इंडो ग्रीक एम्परर के बारे में। अब हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं दूसरे वंश जो कि विदेशी शासक हुए हमारे भारत के, वो है शक डायनेस्टी। तो शक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं आज का लेक्चर हम। फ्रेंड्स, जो ये शक वंश के लोग थे ये मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे। कौन से क्षेत्र से आए थे? मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि मध्य एशिया का क्षेत्र कौन सा होता है। तो एशिया महाद्वीप के केंद्र के या मध्य के भूभाग को मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा, एशिया महाद्वीप के केंद्र या मध्य के भूभाग को मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों, यदि विस्तार की बात की जाए कि कहाँ तक विस्तारित है मध्य एशिया के क्षेत्र को, कहाँ तक के क्षेत्र को मध्य एशिया का कहा जाता है, तो उत्तर में रूस तक, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन या चाइना तक का और पश्चिम में कैस्पियन सागर तक के भूभागों को मध्य एशिया का क्षेत्र कहा जाता है। अब यदि शक डायनेस्टी की बात की जाए कि शक डायनेस्टी मध्य एशिया में भी कहाँ रहती थी, तो शक डायनेस्टी के लोग मध्य एशिया में कैस्पियन सागर जो था उसके आसपास के भूभागों में निवास करती थी। शक डायनेस्टी के लोग, शक वंश के लोग कबीलाई जाति के लोग हुआ करते थे और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन का था। अब यदि पशु है तो उनके आहार की व्यवस्था तो करनी होगी, इसलिए शक डायनेस्टी के लोग क्या करते थे, कबीलों में रहते थे। ये लोग अलग अलग कबीलों में रहते थे और चारागाहों की तलाश के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे, ठीक है। इनको चारागाह ढूंढने होते थे अपने पशुओं के आहार के लिए। अब फ्रेंड्स, होता क्या है कि चारागाह ढूंढते 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 ये भारत के पश्चिमी भूभागों के क्षेत्र की ओर आते हैं। कहाँ आते हैं? ये भारत के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आते हैं और यहाँ पे इन्हें काफ़ी चारागाह मिलते हैं और यहाँ अपने पशुओं को ये आहार प्रदान करते हैं। इस समय भारत में क्या हो रहा होता है दोस्तों, इस समय भारत के पश्चिमोत्तर वाले भूभाग पर हिंद यवन शासकों का शासन चल रहा होता है। काफ़ी टाइम से ये शासन कर रहे होते हैं। तक्षशिला और शाकल को क्या करते हैं, ये राजधानी बनाए हुए रहते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हिंद यवन शासकों की शक्ति क्षीण होती है, उसमें हास होता है। इसके जो हिंद यवन शासकों जिन्होंने स्थापना की थी उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमजोर होते जाते हैं। अब इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं शक डायनेस्टी के लोग। जो शक वंश के लोग होते हैं ये इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। वे सोचते हैं कि क्यों ना हम इनसे ये क्षेत्र, ये जो भूभाग है इन पर कब्जा कर लें और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लें। तो इसी क्रम में क्या होता है, इनके युद्ध होते हैं। किनके? शक वंश के और हिंद यवन शासकों के युद्ध वगैरह होते हैं और ये इनसे भूभाग छीन लेते हैं। शक डायनेस्टी के लोग इन्हें हरा देते हैं। अब ये इस तरह भारत में एंटर करते हैं। इनकी यहाँ पे क्या होती है, भारत में भारतीय भूभागों में एंट्री होती है और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। अब फ्रेंड्स, यदि हमें शक वंश को पढ़ना है तो हम इन्हें 5 शाखाओं में विभक्त करते हुए पढ़ते हैं। हम ही नहीं, ये 5 शाखाओं में विभक्त थे। इनका जो साम्राज्य था ये 5 शाखाओं में विभक्त थे, क्योंकि कबीलाई जाति के लोग थे, अलग अलग कबीले बने हुए थे, तो 5 शाखाएं थी इनकी कबीलों की।
तो कबीलों की 5 शाखाओं में से जो पहली शाखा थी उसने क्या किया दोस्तों, उन्होंने अफगानिस्तान वाले भूभागों को जीता, अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों को जीता जो कि भारत के पश्चिम के भूभाग थे, और इन्होंने यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिया। अब जो 4 शाखाएं थी वे ही मुख्य रूप से वर्तमान के भारतीय भूभागों पर अपना शासन कर रही थी। ठीक है, ये तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। और दूसरी जो शाखा थी उसने कहाँ का क्षेत्र जीता, तो उसने पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र को जीता और यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। तीसरी शाखा ने भारत के उत्तरी वाले क्षेत्र को जीता, उत्तर दिशा वाले क्षेत्र को जीता और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। चौथी शाखा ने भारत का जो दक्कन पठार वाला क्षेत्र है, जो दक्कन का क्षेत्र है, वहाँ के उत्तरी भाग को जीता, जो महाराष्ट्र है ना वर्तमान में राज्य दोस्तों, ये वाला क्षेत्र जीता था, शक डायनेस्टी द्वारा जीता गया था। कौन सी शाखा? चौथी शाखा के द्वारा। और 5वीं व अंतिम शाखा की बात की जाए तो इसने भारत के मध्य वाले क्षेत्र को जीता, अर्थात जो अभी वर्तमान में मालवा क्षेत्र है ना, उसे जीता और वहाँ पे अपना शासन स्थापित किया। अब बारी बारी से हम हर शाखा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट है फ्रेंड, पॉइंट ये है कि ये जो शक थे ना, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ये इनके जो शासक थे या इन्होंने क्या कहा था, स्वयं को क्षत्रप कहते थे। इसीलिए जो दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं शाखा थी, जो वर्तमान भारत पे जिन्होंने शासन स्थापित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, इसे 2 क्षत्रपों में बांटकर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्षत्रप हुआ उसे उत्तरी क्षत्रप कहते हैं और दूसरा जो क्षत्रप हुआ उसे पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। उत्तरी क्षत्रप के अंतर्गत दूसरी व तीसरी शाखा को रखा जाता है और जो पश्चिमी क्षत्रप हुआ उसके अंतर्गत चौथी और 5वीं शाखा को रखा जाता है। पहली शाखा को अफगानिस्तान में ही छोड़ दिया हमने। ठीक है, हम दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं शाखा के बारे में मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों, जो दूसरी शाखा थी जिसने पश्चिमी पंजाब पर शासन किया था, उसके संस्थापक कौन हुए? तो उसके संस्थापक हुए माओस। क्या नाम था? माओस नाम था उनका। यदि क्वेश्चन आता है कि जो शक वंश है, शक डायनेस्टी है, उसके संस्थापक भारत में कौन हुए, तो उसके संस्थापक हुए माओस। आपको माओस पे मार्क करना है। अब माओस ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो माओस ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। ठीक है, क्या क्या देखा हमने देखा दूसरी शाखा में कौन सा क्षेत्र था? पश्चिमी पंजाब वाला क्षेत्र था। शासक कौन हुए? किसने एस्टेब्लिश किया इसे? तो माओस ने किया और राजधानी तक्षशिला को बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी शाखा की ओर। तीसरी शाखा जिसने भारत के उत्तरी क्षेत्र को जीता था, इसके संस्थापक कौन हुए? तो तीसरी शाखा के संस्थापक हुए थे राजुल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राजुल। और इन्होंने राजधानी कौन से स्थापित की थी? तो इन्होंने राजधानी स्थापित की थी अपनी मथुरा को। फ्रेंड्स, माना जाता है कि ये जो तीसरी शाखा थी ना फ्रेंड्स, तो ये मालवा क्षेत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित करने वाली थी, लेकिन वहाँ के जो शासक थे उन्होंने वहाँ से इन्हें खदेड़ा और इन्हें वहाँ से भगा दिया। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो भारत का उत्तर वाला क्षेत्र जो विजित था, यहीं पे अपना साम्राज्य स्थापित किया और मथुरा को राजधानी बनाया। और ये जो शासक थे मालवा क्षेत्र के, ये कौन थे? ये विक्रमादित्य थे। ठीक है, विक्रमादित्य एक्चुअल में ये उपाधि ही है। यहाँ पे जो शासक थे उन्होंने ये उपाधि ली थी। और कब ली थी ये उपाधि? इन्होंने 57 ईस्वी पूर्व में ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि इन्होंने इन विदेशी शासकों को खदेड़ा था, इसीलिए इन्होंने ये विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। और इस समय को इन्होंने विक्रम संवत कहा था। क्या कहा था? इस समय को विक्रम संवत कहा था, जो कि हिंदू पंचांग का समय है। ये हिंदू कैलेंडर में आपने कई बार देखा होगा विक्रम संवत, तो ये वही विक्रम संवत है। तो कब हुई थी इसकी नींव, कब रखी गई थी? 57 ईस्वी पूर्व रखी गई थी। कई बुक्स में 58 ईस्वी पूर्व भी है, तो दोनों याद रखेंगे। एग्जाम में जो भी आता है उस पर आप मार्क कर देंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी तीसरी शाखा की। अब हम बढ़ते हैं चौथी शाखा की ओर। तो चौथी शाखा जो कि भारत के दक्षिण, जो दक्कन पठार वाला क्षेत्र है, उसके उत्तरी भाग में, वर्तमान में यदि मैं आपको लोकेशन बताऊं तो जो महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्र है दोस्तों, ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो इस क्षेत्र को जीता, इन भूभागों को जीता और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ के राजा कौन थे? तो यहाँ के जो संस्थापक थे वे थे भूमक। उनका नाम क्या था? उनका नाम हुआ भूमक। और इन्होंने यहाँ पे सफलतापूर्वक अपना साम्राज्य स्थापित किया और राजधानी बनाई नासिक को। इनकी राजधानी किसे बनाया गया? नासिक को बनाया गया। इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए दोस्तों नहपान।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। नहपान जो हुए थे फ्रेंड्स, इन्होंने काफ़ी खलबली मचा दी थी इस क्षेत्र में। उस समय पे इस क्षेत्र पे शासन हुआ करता था सातवाहन वंश का, जैसा कि हमने ब्राह्मण शासकों के अंतर्गत पढ़ा था। सातवाहन शासकों का शासन हुआ करता था, इस वंश का शासन हुआ करता था। अभी ये विदेशी शासक आए, अब वो कैसे सहन करेंगे जब विदेशी शासक आकर इनके क्षेत्र में अशांति फैलाएगा, शांति को भंग करेगा। तो इन्होंने क्या किया, सातवाहन वंश के शासक उस टाइम पर हुआ करते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि काफ़ी शक्तिशाली थे। जब हमने सातवाहन वंश को पढ़ा था तो हमने देखा था कि सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी और विदेशी शासक जो शक डायनेस्टी के शासक थे नहपान, उनके मध्य क्या होता है, 2 बार युद्ध होता है। दोनों बार नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी हरा देते हैं। इवन दो उनकी डेथ भी हो जाती है इन युद्धों में, उनकी मृत्यु हो जाती है नहपान की। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है नहपान। और नहपान ये प्रसिद्ध शासक हुए थे शक डायनेस्टी के, क्यों? क्योंकि उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ में युद्ध किया था, 2 बार युद्ध हुए थे इनके। तो ये तो हो गई आपकी चौथी शाखा की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वीं शाखा की ओर। 5वीं शाखा जिसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था मालवा क्षेत्र में। अब आप दोस्तों सोचोगे कि जब दूसरी शाखा आई थी शक डायनेस्टी की, तो वो तो शासन नहीं कर पाई थी, तो 5वीं शाखा ने कैसे किया? अरे भाई, ये लास्ट में आई थी, बाद में आई थी। तब तक जो विक्रमादित्य थे उनकी डेथ हो चुकी थी, वो मर चुके थे, उनके उत्तराधिकारी आ गए थे। तो हो सकता है उनके उत्तराधिकारी थोड़े कमज़ोर हों और वो नहीं जीत पाए हो 5वीं शाखा से शक डायनेस्टी की। ठीक है, इसलिए 5वीं शाखा ने मालवा क्षेत्र पे अपना साम्राज्य स्थापित किया, यहाँ के भूभागों को जीता। यहाँ के संस्थापक कौन थे? तो 5वीं शाखा जो थी मालवा क्षेत्र में बनी थी, उसके संस्थापक थे चस्टन। क्या नाम था? चस्टन। दोस्तों उससे पहले भी आ चुकी थी, मतलब काफ़ी टाइम, चस्टन से पहले ही आ गई थी ये 5वीं शाखा। और उनके जो शासक थे, यदि बात की जाए तो वो थे कर्दमक। कौन थे? कर्दमक थे। कार्दमक भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे, वे थे। लेकिन ये सामंत बन के आए थे पहले इस क्षेत्र पे। कैसे आए थे? अचानक से इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया, ये सामंत बन के आए थे कार्दमक, इसीलिए इन्हें इस शाखा का संस्थापक नहीं कहा जाता। स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य स्थापित किया तो कौन थे? चस्टन थे। तो यदि बात क्वेश्चन आए कि शक डायनेस्टी की 5वीं शाखा के संस्थापक कौन थे, तो भारत में चस्टन लिखेंगे आप, कार्दमक को टिक नहीं करेंगे क्योंकि वे सामंत बन के आए थे। ठीक है, अब चस्टन आते हैं, यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। राजधानी किसे बनाते हैं? तो उज्जैन को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। चस्टन के जो उत्तराधिकारी हुए फ्रेंड्स, उसमें एक शासक थे रुद्रदामन प्रथम, काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और यदि शक डायनेस्टी से क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, तो रुद्रदामन से आने के फुल चांसेस हैं, यहाँ से आते ही आते हैं। रुद्रदामन प्रथम ये शक डायनेस्टी की 5वीं शाखा, जिसने उज्जैन को राजधानी बनाया था, उज्जैन वाले भूभाग पे जो शासन कर रहे थे, वहाँ के शासक हुए रुद्रदामन। इनका भी युद्ध हुआ था सातवाहन वंश के शासकों के साथ में। तो सातवाहन वंश के शासक विशिष्टिपुत्र पुलमावी के साथ में, ये नाम इतना टफ है कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ दोस्तों, विशिष्टिपुत्र पुलमावी के साथ में इनका युद्ध हुआ था। और इसमें क्या करते हैं, ये सातवाहन वंश के इन शासक को हरा देते हैं। और इसीलिए रुद्रदामन काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि इनसे पहले जो शाखा थी शक डायनेस्टी की, हमने देखा जो नासिक वाली शाखा थी, उसमें जो होते हैं नहपान, उनको सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी हरा देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विपरीत होता है, शक डायनेस्टी के जो शासक होते हैं वे सातवाहन वंश के शासक को हरा देते हैं। तो ये युद्ध होता है और काफ़ी क्षेत्रों को ये जीत भी लेते हैं और वहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लेते हैं इनसे, सातवाहन वंश से। इसलिए रुद्रदामन प्रथम शक्तिशाली शासक भी है शक डायनेस्टी के, और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। एक काम और किया इन्होंने दोस्तों, ये इन्होंने जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे भी अपने क्षेत्र को फैला लिया था। भारत के पश्चिमी मतलब गुजरात वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो गुजरात के काठियावाड़ में एक झील निर्मित हुई थी मौर्य काल में, मौर्य वंश के शासकों द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण करवाया था काठियावाड़ में, जिस झील का नाम है सुदर्शन झील। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था किसके, कौन थे शासक? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इस सुदर्शन झील पर एक डैम का निर्माण भी किया जाता है, एक बांध का निर्माण भी किया जाता है, जो कि करवाते सम्राट अशोक। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था वो मौर्य काल में हुआ था। इस काल में सिंचाई व्यवस्था वगैरह भी बहुत काफ़ी अच्छी थी मौर्य काल में।
इसीलिए इस झील का निर्माण भी करवाया गया था। इस झील पर डैम भी बनवाया था सम्राट अशोक ने। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि रुद्रदामन प्रथम का जब तक शासन आता है तब तक ये डैम क्या हो जाता है, थोड़ा सा टूट फूट जाता है ना। रिनोवेशन की इसको आवश्यकता होती है, रिनोवेट करवाने की आवश्यकता होती है। तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, इसे रिनोवेट करवाया था। इन सभी बातों का जो उल्लेख है दोस्तों, ये सब चीज़ें करवाई थी रुद्रदामन प्रथम ने, और इसके लिए उन्होंने एक अभिलेख स्थापित किया था और इन बातों को लिखा था। तो वो अभिलेख कौन सा है, तो वो अभिलेख जूनागढ़ में स्थापित किया गया था और जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है कि रुद्रदामन ने किस अभिलेख की स्थापना की थी, तो गिरनार अभिलेख की स्थापना की थी। इसमें इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों को उत्कीर्णित किया गया था। जो घटनाएं मैंने बताई रुद्रदामन से रिलेटेड, इन घटनाओं का वर्णन हमें गिरनार अभिलेख में मिलता है। गिरनार अभिलेख पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था दोस्तों। संस्कृत भाषा में रुद्रदामन को संस्कृत भाषा बहुत प्रिय थी, बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए इन्होंने उज्जैन के क्षेत्र में संस्कृत की पाठशाला भी खोली थी और काफ़ी शिक्षित क्षेत्र बनाया था उज्जैन को, जो इनकी राजधानी थी, इसे काफ़ी शिक्षित क्षेत्र भी बनाया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया था गिरनार अभिलेख, ये हो गई एक चीज़। अब तक के इससे पहले के जो अभिलेख थे वो क्या थे, वो प्राकृत भाषा में लिखे हुए थे भारत में। अब ये हो गई हमारी पांचवी शाखा की बात, रुद्रदामन प्रथम की। अब यदि बात की जाए कि शक डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन हुए, तो शक डायनेस्टी के अंतिम शासक हुए रुद्रदेव तृतीय। क्या नाम है, रुद्रदेव तृतीय हुए। और रुद्रदेव तृतीय का युद्ध होता है गुप्त वंश, जो कि हम अब बाद में पढ़ेंगे, गुप्त वंश के शासक के साथ में होता है, जो कि है चंद्रगुप्त। उनके साथ में इनका युद्ध होता है और इनकी हार होती है और इस तरह शक डायनेस्टी पूरी सिमट जाती है और शक डायनेस्टी का पतन हो जाता है। पांचवी शाखा जो थी ये लास्ट में बनी थी, काफ़ी टाइम बाद में बनी थी। तब तक ये जो द्वितीय तृतीय शाखा ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इस तरह शक डायनेस्टी का पूरा जो शासन था, जो साम्राज्य था, वो भारत से उखड़ जाता है, भारत से समाप्त हो जाता है और इनका पतन हो जाता है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि शक डायनेस्टी का पतन किनके द्वारा किया गया था, तो शक डायनेस्टी का पतन गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा किया गया था। रुद्रदेव तृतीय शक डायनेस्टी के अंतिम शासक होते हैं। तो दोस्तों ये बात कर ली हमने शक डायनेस्टी के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत वीक है, इसलिए मुझे इस तरह से लेक्चर देना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा अपने चैनल के लिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से मस्त रहिए और अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिएगा।